हेलो फ्रेंड्स। आज अपन नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज जो अपने रहने वाली है वो है पोलियोमाइलिटिस। कौन सी है? पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस के अंदर अपन देखेंगे कि इसे किस और नाम से जाना जाता है, इसका मेन कॉज क्या होता है डेथ का, जिसकी वजह से पोलियोमाइलिटिस पेशेंट के अंदर डेथ हो जाती है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में फ्रेंड्स। देन उसके बाद अपन बात करेंगे कि भैया इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे स्टेज ऑफ पोलियोमाइलिटिस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पोलियोमाइलिटिस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। देन उसके बाद अपन इसमें पैथोफिजियोलॉजी जो है पोलियोमाइलिटिस की किस किस तरीके से फैलता है, क्या क्या इसमें क्रियाविधि होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे अपन। देन उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे पोलियोमाइलिटिस का। उसके बाद अपन इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या होता है पोलियोमाइलिटिस के अंदर, जो जिसकी वजह से पोलियोमाइलिटिस जो है पोलियो डिजीज कॉज होती है। तो बच्चों, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है ये बात भी पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है फाइनल के अंदर ये चीज। तो आज की क्लास अपन शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। आप सभी के लिए आज की क्लास का सेशन चालू करने से पहले आप सभी जने क्या करो, एक बार जलेबी खा लो आप सभी जने। मैं आप सभी को आज की क्लास के लिए जलेबी पेश करता हूँ। तो बच्चों, ये लो आप जलेबी जो है, गर्मा गर्म जलेबी खा लो बच्चों। क्लियर बात है। तो सबसे पहले क्लास का श्री गणेश करते हैं बच्चों। और श्री गणेश इसके साथ किया जाता है, जलेबी के साथ किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्या खाओ आप सभी मिलके एक बार ये जलेबी जो है जलेबी खा लो बच्चों। ठीक है। दूध भी पीना है, लो चलो दूध भी पिला देते हैं हम आपको। ठीक है बच्चों, तो ये गिलास आपका दूध का। स्टार्टिंग अच्छे से करेंगे अपन। क्लियर बात है। ये दूध का गिलास बच्चों, दूध पी लो। क्लियर बात है, दूध और जलेबी खाओ आप आज क्लास के अंदर। और बच्चों, आज श्री गणेश करते हैं अपन। कम्युनिकेबल डिजीज पोलियोमाइलिटिस डिजीज है, उसका नाम है पोलियोमाइलिटिस डिजीज, नाम है इसका। पोलियोमाइलिटिस डिजीज को किस और नाम से जाना जाता है, पहला क्वेश्चन से ये आपके आता है। तो पोलियोमाइलिटिस डिजीज जो होती है बच्चों, उसे किस नाम से जाना जाता है आप सभी को पता होना चाहिए। इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से किस नाम से जाना जाता है? इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है। बालकों, किस नाम से जाना जाता है इसको? इन्फेंटाइल पैरालिसिस के। इन्फेंटाइल मतलब कि ये इन्फेंट के अंदर क्या होती है बच्चों? कॉमन होती है। इसके अंदर कॉमन होती है, ये आपके इन्फेंट के अंदर कॉमन होती है। और आप सभी को पता है कि इन्फेंट कौन से बच्चे? 28 दिन से लेके 1 साल तक के बच्चे क्या कहलाते हैं? आपके इन्फेंट जो है वो इन्फेंट कहलाते हैं। तो आप सभी को पता चल गया कि पोलियोमाइलिटिस को किस और नाम से जाना जाता है। पोलियोमाइलिटिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है। बिकॉज मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर होती है? ये आपके इन्फेंट जो होता है उस इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन होती है, उसकी वजह से। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक? इसके अंदर मोस्ट कॉमन होती है, ये आपके इन्फेंट के अंदर मोस्ट मोस्ट कॉमन रहती है, उसकी वजह से बच्चों। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, मेन कॉज ऑफ डेथ इन पोलियोमाइलिटिस, यानी कि पोलियोमाइलिटिस के अंदर मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है, है ना? तो मृत्यु का मोस्ट कॉमन कारण होता है बच्चों रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो हो जाता है उसकी वजह से। बात समझ में आई क्या है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की? आपको एक सिंपली मैं आपको एक ट्रिक याद करवा रहा हूँ बच्चों, आपको याद रखनी है कि आरपी के अंदर क्या हो जाता है, आपका आरपी हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या हो जाता है आरपी के अंदर? क्या हो जाता है बच्चों? आरपी हो जाता है, और आरपी का मतलब है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। क्या है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। और किसके अंदर होता जाता है ये आपके? ध्यान रखना, रेबीज डिजीज जो होती है उसके अंदर एक, और एक पोलियो कंडीशन जो होती है, इन दो बीमारी के अंदर क्या होता है, जो मुख्य कारण जो होता है डेथ का, वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है बच्चों। ये आपको दोनों याद रखने हैं। आप कैसे याद रखोगे इसके अंदर कि आरपी के अंदर क्या हो रहा है भैया? आरपी हो रहा है। बात समझ में आ गया बच्चों सभी को? क्लास समझ में आती हो बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हल्का सा मैं जो है वो अलग सा दिखता हूँ आप सभी को, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ थोड़ी सी लाइट जो है डिस्टर्ब चल रही है, टेक्निकल इशू की वजह से हल्का सा डाउन हो गया होगा, है ना? तो कोई बात नहीं है, आप तो फोकस रखो, है ना, पढ़ाई के ऊपर। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट के बारे में कि भैया पॉजिटिव एजेंट क्या होता है पोलियोमाइलिटिस का, जिसकी वजह से पोलियो डिजीज होती है बच्चों। तो पोलियोमाइलिटिस का पॉजिटिव एजेंट जो होता है बच्चों, वो होता है पोलियो वायरस। कौन सा वायरस होता है बच्चों? पोलियो वायरस। अब पोलियो वायरस जो होता है, उस पोलियो वायरस के अंदर भी बच्चों 3 टाइप के सीरोटाइप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सीरोटाइप। इसके अंदर 3 टाइप के सीरोटाइप होते हैं मेनली। और कौन कौन से सीरोटाइप होते हैं उसको देखना बच्चों, आप समझना यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों। एक होता है सीरोटाइप फर्स्ट। क्या है सीरोटाइप फर्स्ट?
दूसरा होता है इसके अंदर सीरोटाइप, सीरोटाइप सेकंड बच्चों, ठीक है। और तीसरा सीरोटाइप होता है सीरोटाइप, सीरोटाइप थर्ड। ये तीन टाइप के क्या होते हैं बच्चों, सीरोटाइप जो सीरोटाइप होते हैं पोलियोमियलिटिस के अंदर। अब समझना एक एक बात को ध्यान से समझना बच्चों। पहला जो सीरोटाइप फर्स्ट जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए, एपिडेमिक पोलियोमियलिटिस के लिए। बात समझ में आएगी, क्या कॉज करता है आपके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक पोलियोमियलिटिस। एपिडेमिक का मतलब समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर इसको समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश की है, तो आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखें। मैं शॉर्ट वीडियो का लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर दे दूंगा। बात समझ में आ गई। एपिडेमिक यानी कि सीरोटाइप फर्स्ट जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, एपिडेमिक पोलियोमाइलाइटिस की वजह से का, जिसकी वजह से क्या होती है, जो सीरोटाइप जो फर्स्ट वाला जो है बच्चों उसकी वजह से मोस्ट कॉमन एपिडेमिक रहती है इस पोलियोमाइलाइटिस की। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो सीरोटाइप सेकंड क्या है, सीरोटाइप सेकंड, सीरोटाइप सेकंड जो है बच्चों वो क्या हो चुका है, इरेडिकेटेड जो है वो इरेडिकेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है, इरेडिकेटेड मतलब क्या होता है, क्लियर आउट बाय रूट, यानी कि जड़ से उखाड़ के फेंक देना किसी भी बीमारी को। और इसका भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और उसका भी मैं लिंक जो है वो आई बटन के अंदर दे दूंगा बच्चों, और आपको वहां से देखना है सिंपली, क्लियर बात है। देन उसके बाद देखो इरेडिकेटेड हो चुका है, और कब इरेडिकेटेड हुआ, ये आपका 20 सितंबर, 20 सितंबर 2015 के अंदर क्या है, ये आपका इरेडिकेटेड जो है वो इरेडिकेटेड हो चुका है बच्चों, क्लियर बात है। थर्ड नंबर जो चीज है बच्चों आपकी सीरोटाइप थर्ड, कौन सा है, सीरोटाइप थर्ड। और सीरोटाइप थर्ड जो होता है वो बच्चों मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, किसकी वजह से क्या होता है, VAPP होता है। क्या होता है बच्चों, VAPP जो है वो VAPP होता है बच्चों। क्या चीज होती है, नहीं होती है, समझ में आ जाएगी। इसकी फुल फॉर्म होती है वैक्सीन एसोसिएटिव, क्या होता है, वैक्सीन एसोसिएटिव पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस के नाम से इसको बच्चों जाना जाता है, ठीक है। और 1/मिलियन रिस्क क्या रहती है इसकी, 1/मिलियन, ध्यान रखना इसकी रिस्क क्या रहती है बच्चों, 1/मिलियन, ठीक है। 1/मिलियन यानी कि 10 लाख में से किसी एक जने को होगा, क्या है मिलियन मतलब क्या है, 10 लाख, ठीक है। यानी कि 10 लाख लोगों में से किसी एक को हो जाता है वैक्सीन एसोसिएटेड, सॉरी वैक्सीन एसोसिएटिव पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस के नाम से इसको जाना जाता है बच्चों। और वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस कंडीशन जो होती है, यानी कि जो पोलियो की दवाई है वही क्या कर रही है आपके पोलियोमाइलिटिस को कॉज कर रही है। क्या है इसका मतलब कि जो वैक्सीन है पोलियो की वो खुद क्या कर रही है आपके पोलियो डिजीज जो है उस पोलियो डिजीज को कॉज जो है वो कॉज कर रही है बच्चों, है ना। अब समझना मैं आपको क्या लिखवा रहा हूँ। VDPV की वजह से क्या होता है, वैक्सीन डेरिवेटिव पोलियो वायरस जो होता है, क्या है, वैक्सीन डेरिवेटिव पोलियो वायरस जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, VAPP होता है। ध्यान रखना VAPP क्या है, बीमारी है, डिजीज है, क्या है ये आपकी डिजीज है। बात समझ में आई? क्या है, डिजीज है। VAPP मतलब क्या होता है आपका, वैक्सीन एसोसिएटेड, क्या होता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो राइटिस, ठीक है। यानी कि VDPV की वजह से क्या हो रहा है, वैक्सीन डेरिवेटिव पोलियो वायरस, यानी कि वैक्सीन की वजह से क्या हो रहा है, पोलियो वायरस हो रहा है, ठीक है। और जो बीमारी होगी उसे क्या कहेंगे, VAPP, यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। बात समझ में आएगी। यानी कि VDPV की वजह से क्या हो रहा है, VAPP हो रहा है। और कौन सी सीरोटाइप की वजह से होता है, मोस्ट कॉमन आपको याद रखना है, सीरोटाइप थर्ड वाला जो है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से होता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि सीरोटाइप थर्ड वाला जो है सीरोटाइप थर्ड वाले की वजह से होता है, क्लियर बात है। और सीरोटाइप सेकंड वाला आपका इरेडिकेटेड हो चुका है। सीरोटाइप फर्स्ट जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है जिसकी वजह से एपिडेमिक पोलियोमाइलिटिस आती है। पोलियोमाइलिटिस की क्या आती है, एपिडेमिक जो है वो एपिडेमिक आती है, क्लियर बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, पॉजिटिव एजेंट आप सभी के क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। अगर बच्चों में इंक्यूबेशन पीरियड की अपन इसके अंदर बात करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मल है ये 7 से लेकर 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो रहने वाला है। कितना, 7 से लेकर 14 दिन इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको 3 से लेकर 35 दिन के ऊपर जाना है। कितना, 3 से लेकर 35 दिन सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है आपको। कितना होता है, 3 से लेकर 35 दिन। और इंक्यूबेशन पीरियड समझा दिया था, अरे समझा दिया था नहीं समझा दिया था, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर इसको बता रखा है। और जो कॉलेरा और टाइफाइड की क्लास ली थी उसके अंदर भी मैंने आपको इसको डिटेल्स के अंदर सारी चीजें जो है वो
समझा रखी है, ठीक है। तो अभी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको आई बटन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा शॉर्ट वीडियो का, तो वहां से आप देख लेना बच्चों। क्लियर बात है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 से लेकर 14 दिन का, या फिर सेकंड ऑप्शन जो है वो कितना मानना है आपको, 3 से लेकर 35 दिन का जो है वो 3 से लेकर 35 दिन का बच्चों मानना है। क्लियर बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट, तो जो है वो है स्टेज ऑफ पोलियोमाइलिटिस। क्या है, क्या रहने वाली स्टेज ऑफ पोलियोमाइलिटिस, यानी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या रहने वाला है इसका, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहने वाला है इस बीमारी का, कि इसके अंदर भैया क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। क्लियर बात है। अब समझना बच्चों, एक एक चीज को आप ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगी। ये तो है सीरियल नंबर, पहले अपन लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे क्लिनिकल, क्या लिखेंगे बच्चों, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम, क्या लिखेंगे बच्चों, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्या लिखेंगे कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन लिखेंगे। फिर लिखेंगे इसके अंदर कितना इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है इस बॉडी के अंदर, ठीक है। और देन उसके बाद लिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसके अंदर, बात समझ में आई, यानी कि कौन सी स्टेज है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी स्टेज है, क्लिनिकल स्टेज कौन सी है ये लिखेंगे, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, क्लिनिकल स्टेज जो है वो क्लिनिकल स्टेज कौन सी रहने वाली है बच्चों। क्लियर बात है आप सभी के यहाँ तक। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, आगे लाइक। चलो अच्छी बात। क्लियर बात है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। देन उसके बाद देखो इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, यस, हाँ हाँ, आ गई लाइट आ गई बेटा। यस, क्या हो गया। यस, स्टेज ऑफ पोलियोमिलिटी जो होती है, क्या क्या स्टेज होती है पोलियोमिलिटिस की, ठीक है। क्लिनिकल स्टेज कौन कौन सी रहने वाली है, इन्फेक्शन जो है उसके बारे में कितना रहने वाला है, कितना परसेंट इन्फेक्शन रहने वाला है, और क्या क्या इसके अंदर साइन जो है वो आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो 4 स्टेज के अंदर रहेगी ये सारी चीजें, 4 स्टेज कौन कौन सी रहेगी, एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज है टोटल। और 4 स्टेज के अंदर पहली स्टेज का नाम है बच्चों क्लिनिकल स्टेज, कौन सी है बच्चों, क्लिनिकल स्टेज। अरे कौन सी है, क्लिनिकल स्टेज जो है वो क्लिनिकल स्टेज है। सेकंड है आपकी एबोर्टी स्टेज, कौन सी होती है आपकी, एबोर्टी स्टेज, बात समझ में आई, कौन सी स्टेज है, एबोर्टी स्टेज है। और थर्ड स्टेज है बच्चों नॉन पैरालाइटिक स्टेज, ठीक है। और फोर्थ है बच्चों पैरालाइटिक पोलियोलाइटिस स्टेज, बात समझ में आएगी बच्चों। क्लियर बात है। ये 4 स्टेज है, कितनी है, 4 स्टेज है, कौन कौन सी है, एक सबसे पहले कौन सी है आपकी, इन अप्रियंट स्टेज है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सी है, इन अप्रियंट स्टेज, ठीक है। ये क्या है, इन अप्रियंट स्टेज, इन इन अप्रियंट स्टेज होती है, ठीक है। इन अप्रियंट स्टेज, सेकंड है अबॉर्टिव स्टेज, थर्ड है नॉन पैरालिटिक स्टेज, और फोर्थ है पैरालिटिक स्टेज। ये 4 स्टेज है बच्चों। अब इस 4 स्टेज के अंदर इन्फेक्शन कितने कितने परसेंट का मोस्ट कॉमन रहने वाला है, देखो इसके अंदर 95% तक इन्फेक्शन होता है बच्चों, इसमें 4 to 8% तक इन्फेक्शन होता है, इसमें 1% तक इन्फेक्शन होता है, और इसमें लेस देन 1% तक इन्फेक्शन होता है। और जब जब ये इन्फेक्शन होते हैं तो क्या क्या बॉडी के अंदर क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहते हैं उसके बारे में समझना बच्चों, है ना। अब समझना, एक एक चीज को मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों, क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी स्टेज है आपकी, इन अप्रिंट स्टेज। इन अप्रिंट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसके अंदर कोई टाइप के किसी टाइप के कोई या नहीं होंगे, साइनम सिम्टम नहीं होंगे, तो उससे क्या कहेंगे, नो साइनम सिम्टम। अरे क्या कहेंगे बालको, नो साइनम सिम्टम, यानी कि नो साइनम सिम्टम, कोई से भी टाइप का कोई साइनम सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एबोटिव स्टेज यानी कि रिलेटेड टू कहीं कहीं एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, ठीक है, अब्सॉर्प्शन से रिलेटेड है, जे सिस्टम के अंदर जा रहा है, ठीक है। ओरल, फिर जेआईटी लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हाँ ओरल वैक्सीन आपको पता है, लोकल प्लस सिस्टमेटिक, तो पहले लोकल, हाँ रूट से जाएगा, ठीक है, जे सिस्टम तक, तो जे सिस्टम से रिलेटेड साइनम सिम्टम आएंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जे सिस्टम जो होगा वो जे सिस्टम से रिलेटेड क्या आएंगे इसके अंदर, साइनम सिम्टम जो है वो साइनम सिम्टम आने वाला है, बात समझ में आ गई आप बच्चों, आया तक आप सभी को। देन उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, थर्ड स्टेज क्या है, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस स्टेज, यानी कि इस कंडीशन के अंदर पैरालिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों,
असेप्टिक मेनिंजाइटिस होगी। क्या होगी इसके अंदर, आप सभी को पता होना चाहिए क्या होगी। असेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो असेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है, बट नो पैरालिसिस। क्या लिखोगे? बट नो पैरालिसिस। इस कंडीशन के अंदर पैरालिसिस जो है वो पैरालिसिस देखने को नहीं मिलता है बच्चों। क्या नहीं देखने को मिलता है? आपका पैरालिसिस जो है वो पैरालिसिस देखने को नहीं मिलता है। क्लियर बात है यहाँ तक? उसके बाद देखना आपकी पैरालिटिक स्टेज यानी कि क्या है इसके अंदर, क्या पैरालिटिक स्टेज नाम के अंदर ही पैरालिसिस आ रहा है ना। तो क्या होगा इसके अंदर? ऑफकोर्स क्या होगा? पैरालिसिस जो है वो पैरालिसिस होगा। क्या होगा बच्चों? पैरालिसिस जो है वो पैरालिसिस होगा। बात समझ में आई? क्या होगा बच्चों? पैरालिसिस जो है वो पैरालिसिस होगा। और कौन सा होगा? फ्लैसिड टाइप का पैरालिसिस होगा। क्या होगा बच्चों? फ्लैसिड टाइप ऑफ पैरालिसिस जो है वो फ्लैसिड टाइप पैरालिसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? हाँ, फ्लैसिड टाइप पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलेगा। और स्टार्टिंग कहाँ से होगा? फ्रॉम द लोअर लिम्ब से। कहाँ से स्टार्टिंग होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिम्ब। ठीक है, ये ध्यान रखना हल्का सा। स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लिम्स। ठीक है, लोअर लिम्ब से क्या होगा ये बच्चों? स्टार्ट जो स्टार्ट रहने वाला है। क्लियर बात है? यहाँ तक आप सभी सभी को ये सारी चीजें जो समझ में आई कि नहीं आई? आई हो तो मुझे कमेंट करें, नहीं आई तो भी कमेंट करें। बात समझ में आ गई? से जो पोलियोमाइलिटिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, मैं आपको देखो समझा देता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, आप सभी को नॉर्मल समझ में आ जाएगी। नॉर्मल भाषा के अंदर समझना। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है पोलियोमाइलिटिस का, क्या क्या बात करते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल समझना। एक जो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस जो होता है वीडीपीवी वाला, है ना, वैक्सीन डेरिवेटिव पोलियो वायरस वाला, उसको समझना आप। ठीक है, ओरल से पिलाया उसके अंदर। ठीक है, नॉर्मली क्या कोई साइन सिम्टम नहीं है, इन अप्रेंट स्टेज रहती है नॉर्मली, जिसके अंदर किसी भी टाइप के कोई साइन सिम्टम नहीं आते। और इस इन्फेक्शन कितना टाइप का होता है? 95% तक वही इन्फेक्शन होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज जिसके अंदर आई एवोटी स्टेज, जिसके अंदर जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ साइनम सिम्टम जो है वो नॉर्मल साइनम सिम्टम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है नॉन पैरालिटिक स्टेज, और फोर्थ स्टेज होती है पैरालिटिक स्टेज। ठीक है, यानी कि नॉन पैरालिटिक स्टेज यानी कि वह स्टेज जिसके अंदर पैरालिसिस नहीं होगा। और पैरालिसिस नहीं होगा जिसका मतलब क्या होगा? असेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा। क्या होगा बच्चों? असेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा। और मेनिंजस लेयर के अंदर क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपका ड्यूरामेटर, एरिथ्रोमेटर, पायरमेटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो पैरालिटिक का पोलियोमाइलिटिस, जिसके अंदर क्या होगा? पैरालिसिस होगा। और पैरालिसिस भी किसमें होगा? फ्लैसिड टाइप वाला पैरालिसिस होगा। अरे बच्चों को किसका पैरालिसिस होगा? फ्लैसिड टाइप का पैरालिसिस होगा। यानी कि फ्लैसिड टाइप का पैरालिसिस के अंदर क्या होगा? कहाँ से स्टार्टिंग होगी? जो लोअर लिम्ब होगा आपका बच्चों, ठीक है, और जो पैर वाला एरिया जो होगा वहां से पहले स्टार्टिंग होगी बच्चों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बात समझ में नहीं आ रही कि नहीं आ रही है? आप लोग तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें बच्चों मेरे को। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? आगे बात करें। अरे आगे बात करें। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आप पैथोफिजियोलॉजी क्या बात करते हैं अपन यहाँ पे, अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब देखो पैथोफिजियोलॉजी की यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों, तो क्या पैथोफिजियोलॉजी रहने वाली है? किसी को कोई आइडिया? अरे पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी? ठीक है, हाँ, यस, क्या रहेगी पैथोफिजियोलॉजी? पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस जो होगा बच्चों, क्या होगा? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का एंट्री करेगा आपके ओरल रूट से। अरे ओरल रूट से एंट्री की इसने आपके इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। सीधा कहाँ चला जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों एक सेल होगी जिसका नाम होगा CD144 और CD155 सेल्स। कौन सी होगी बच्चों? CD144 और CD155 सेल्स होगी। कौन सी? सेल डिफरेंशिएट सेल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बच्चों सेल डिफरेंशिएट सेल जो है उसके नाम से जाना जाता है। सेल डिफरेंशिएट सेल्स जो होती है ये रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, एक तरीके के। तो उनके पास जाएगा ये वायरस। ठीक है, और वायरस जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा, इनसे क्या बनाएगा? दोस्ती बनाएगा। और दोस्ती बना के क्या होगा? यानी कि बाइंडिंग होगा। अल्टीमेट मिला के क्या होगा? यहाँ पे बाइंड होगा। अरे क्या होगा बालको? बाइंडिंग जो है वो बाइंडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ दोस्ती बनाएगा, दोस्ती बनाएगा, बाइंड होगा, यानी कि क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा। वायरस का क्या होगा बच्चों? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन करके क्या बनाएगा? एक कॉलोनी का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा? यहाँ पे एक तरीके की कॉलोनी, जो उस कॉलोनी का निर्माण कर देगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या निर्माण कर देगा? एक तरीके की क्या बना देगा यहाँ पे? कॉलोनी जो है वो कॉलोनी बना देगा। और कॉलोनी बनाने के बाद वायरस जो है वो कहाँ एंटर करेगा? फाइनली ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। कहाँ एंटर कर जाएगा बालको? अब ब्लड के अंदर एंटर जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करेगा। और ब्लड के अंदर एंटर करेगा, ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? अगर वायरस ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है तो वायरीमिया। और बैक्टीरिया ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सेप्टिसीमिया। बात समझ में आएगी बालको? है ना? तो वायरीमिया मतलब क्या है? वायरस इन ब्लड। क्या है? वायरस इन ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है आपका?
वायरस है, क्या है, वायरस इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या है बच्चों, वायरस जो है वायरस है, ठीक है, और वायरस ब्लड के अंदर है, पेशेंट को अंदर क्या रहने वाला है, फीवर तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आएगी बाल को यहाँ तक? अरे बाल को यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बाल को। ठीक है, अब ब्लड के अंदर गया, ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से होते हुए, ठीक है, हार्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, उस पर्सन के ब्रेन के अंदर भी जाएगा बाल को। कहाँ जाएगा, अरे ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से होते हुए उसके ब्रेन के अंदर भी जाएगा, और ब्रेन के अंदर जाएगा, यानी कि उस ब्रेन के अंदर दो चीज होगी, एक तो होगा बच्चों, क्या होगा देखो, कहाँ जाएगा आपके, ब्लड जो होगा वो ब्रेन के अंदर जाएगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कितनी चीज आती है, दो चीज आती है, क्या आती है आपकी, अब ब्रेन आता है, अरे क्या आता है आपका, ब्रेन आता है, और क्या आता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड आने वाली है, ठीक है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को इन्फ्लामेशन करेगा ब्रेन के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फ्लाम करेगा, उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसके अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। जैसे कि बच्चों देखो, अगर ये ब्रेन के अंदर ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा बच्चों, क्या है, ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, तो इसे क्या कहेंगे अपन, बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे, क्या कहेंगे इसको अपन, बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या कहा जाएगा इसको, बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहा जाएगा, क्लियर बात है। और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करेगा तो इसे कहेंगे अपन स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस, क्या कहेंगे बाल को, स्पाइनल पोलियो जो है वो स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस कहेंगे, क्या कहेंगे बाल को, स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस जो है वो स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस कहा जाएगा। क्लियर बात है, आपको समझ में आ गई। ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा जिसे क्या कहेंगे, बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करेगा जिसे क्या कहेंगे अपन, स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस जो है वो स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस कहा जाएगा। क्लियर बात है, यहाँ तक आप सभी को आई होप सारी सी बातें समझ में आती होगी आपको, ठीक है। अब समझना आगे, ठीक है, आगे क्या बात लिख रहा हूँ मैं, समझना बच्चों, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, इफ बोथ आर इन्वॉल्व, क्या लिख सकता हूँ, इफ बोथ इन्वॉल्व, अगर ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे अपन, अरे क्या कहेंगे बाल को, इसे कहेंगे अपन स्पाइनो, क्या कहेंगे इसको अपन, स्पाइनो बल्बर पोलियो माइटिस कहेंगे। बात समझ में आई, क्या कहेंगे इसको, स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस जो है वो कहा जाएगा, स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस जो है उसके नाम से इसको जो है बाल को जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस जो है उसके नाम से जाना जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात सभी को, आप सभी को किस नाम से जाना जाएगा, इसे कहेंगे अपन स्पाइनो, स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस के नाम से जाना जाएगा बाल को। देखो बाल को आप समझ में आ जाएगा, नहीं आया हो तो भी आपको अब समझ में आ जाएगा, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, है ना। देखो नॉर्मली क्या हुआ, जो पोलियो वायरस है वो पोलियो वायरस कहाँ आया, आपके ओरल कैविटी से होते हुए कहाँ पहुंच गया, इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया, ये देखो ओरल कैविटी से कहाँ पहुंच गया, इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। और इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी सेल है, CD144 और CD155, यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, कंजुगेटेड अमाइनो एसिड जो होता है उससे मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। उसके साथ ये जाके वायरस जो होगा इंटेस्टाइन के अंदर बाइंड होगा, बात समझ में आई। और बाइंड होगा वहां पे क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन करेगा ये वायरस जो, देखो मल्टीप्लिकेशन करेगा, बाइंड हो गया, मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्या बनाएगा वहां पे एक कॉलोनी, जो उस कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा वो, कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा ये वायरस। और कॉलोनी का फॉर्मेशन करने के बाद अल्टीमेटली ये वायरस कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बच्चों, ब्लड के अंदर चला गया। और ब्लड के अंदर चला गया वायरस, अगर ब्लड के अंदर जाता है उसे क्या कहेंगे अपन, वही में कहा जाएगा बच्चों, क्या कहा जाएगा, ब्लड के अंदर अगर वायरस चला जाता है बच्चों तो उसे क्या कहा जाएंगे, वायरीमिया कहा जाएगा, ठीक है। उस पेशेंट को क्या आ सकता है, फीवर, जो फीवर आ सकता है। उसके बाद देखो, अगर ये वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, अगर ये ब्रेन को अफेक्ट करता है मोस्टली, है ना, तो इसे क्या कहेंगे अपन, बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे, अरे बाल को क्या कहेंगे इसको, बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है इसे क्या कहेंगे अपन, स्पाइनो पोलियोमाइलिटिस कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। अगर ये दोनों इन्वॉल्व हो जाती है, ब्रेन और स्पाइनल को दोनों चीजों को इन्वॉल्व कर देता है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। अरे बाल को क्या कहेंगे इसे, स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस जो है उस नाम से इसको जो है वो जाना जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों, अब समझना बच्चों, एक चीज और समझना, देखो यहाँ पे मैं चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, बाइंड कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है, सारी चीजें, बात तो सही है, ठीक है। कहाँ कर रहा है, आपके एब्डोमेन के अंदर कर रहा है, इंटेस्टाइन एरिया के अंदर कर रहा है, कौन सा एरिया के अंदर कर रहा है, इंटेस्टाइन एरिया के अंदर कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का पेट जो होगा वो फूल जाएगा, यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, ठीक है। क्या होगा पर्सन के अंदर, एब्डोमिनल
डिस्टेंशन जो है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पर्सन के अंदर जीआईटी डिस्टरबेंस जो है वो जीआईटी डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? सेकंड स्टेज में लिखवाया था मैंने आपको, अरे लिखवाया था नहीं लिखवाया था, सेकंड स्टेज के अंदर मैंने लिखवाया था। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक? क्या चीज किस तरीके से जा रही है नहीं जा रही है? अरे बात समझ में आई? उसके बाद मैंने क्या बोला था आपके, ब्रेन के अंदर जाएगा तो मेनिंजाइटिस जो है उस मेनिंजाइटिस को भी कॉज कर सकता है। ठीक है, ड्यूरामेटर, एरिथ्रोमेटर, पायामेटर, तो क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर मेनिंजाइटिस जो है मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या हो सकता है पैरालिसिस भी हो सकता है पर्सन के अंदर। बात समझ में आएगी? कोई बड़ी बात तो नहीं यहाँ पे, क्लियर बात है आप सभी के लिए? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आता हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। घबराए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक बार इस चीज को समझे। आप नहीं समझ में आ रहा, मैं 10 बार समझाऊंगा बच्चों, मुझे आप कमेंट कर करके बताएं। लाइव चल रही क्लास, आप कमेंट करके बताएं मेरे को, है ना? नहीं समझ में आया, मैं समझा दूंगा आपको, 10 बार समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप, है ना? तो आप समझो एक बार, ध्यान से समझो। इंटेस्टाइन के अंदर CD11, CD144 और CD155 सेल्स कहाँ पे? इंटेस्टाइन के अंदर है। और इंटेस्टाइन के अंदर ये वायरस आके क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है और कॉलोनी बना रहा है ना? और कॉलोनी बनाएगा, फिर अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर जाएगा तो क्या कॉज करेगा? आपके वायरिमिया को कॉज करेगा। बात समझ में आ गई? और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अगर ब्रेन को अफेक्ट करेगा मेनली इसे क्या कहेंगे? बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा, इसे क्या कहेंगे अपन? स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। क्लियर बात है? और दोनों को अफेक्ट करेगा, इसे क्या कहेंगे अपन? स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस को कहेंगे। समझ में आ गई बात? 2 मिनट बच्चों। समझ में आ गई बात? क्लियर बात है? आगे बात करें, पैथोफिजियोलॉजी क्लियर होगी सभी के? अरे पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हुई कि नहीं हुई? कमेंट करें मेरे को, पैथोफिजियोलॉजी जिस जिसके समझ में नहीं आई है वो मुझे कमेंट करे एक बार, है ना? फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है। आगे बात करें, आप देखो। आगे बात करते हैं बच्चों डायग्नोसिस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डायग्नोसिस के बारे में। भैया डायग्नोसिस क्या रहने वाला है इसका? बच्चों अगर डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करवा सकते हो? एक तो स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? स्टूल एग्जामिनेशन जो है वो स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हो। क्योंकि ये कौन से रूट से फैलता है आप सभी को पता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका? फीको ओरल रूट से फैलता है। कौन से रूट से फैलता है ये आप सभी को पता है। किस रूट से फैलता है? फीको ओरल रूट जो होता है उससे फैलता है। क्लियर बात है आपके यहाँ तक? क्लियर है? आप देखो स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इस डायग्नोसिस के अंदर। सेकंड डायग्नोसिस समझना आप क्या करवा सकते हो इस पेशेंट के अंदर? आप सीएसएफ एग्जामिनेशन करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो बच्चों? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहा जाता है इसको? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन करवा सकते हो। बात समझ में आई? क्या है? सीएसएफ एग्जामिनेशन करवा सकते हो। और सीएसएफ एग्जामिनेशन के अंदर सीएसएफ सेल काउंट करेगा वो। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग कर सकता है, प्रोटीन लेवल को चेक करेगा, आपके ग्लूकोज लेवल को चेक करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, और कौन सा टेस्ट करवा सकते हो आप? थ्रोट स्वैब एग्जामिनेशन करवा सकते हो। अरे थ्रोट एग्जामिनेशन जो है थ्रोट एग्जामिनेशन करवा सकते हो बाल को। ठीक है, क्लियर बात है? थ्रोट एग्जामिनेशन जो है वो थ्रोट एग्जामिनेशन करवा सकते हो आप। और क्या करवा सकते हो आप इसके अंदर? ब्लड कल्चर या फिर ब्लड एग्जामिनेशन करवा सकते हो। क्लियर बात है यहाँ तक? तो सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यस वेरी गुड, बहुत ही शानदार कमेंट आया किसी भाई का, वो बोल रहा है सर पांडे टेस्ट। हाँ, पालक पांडे टेस्ट भी किया जाएगा, इसी के अंदर किया जाएगा पांडे टेस्ट। क्लियर बात है? यस, पांडे टेस्ट। ठीक है, पांडे टेस्ट जो है वो पांडे टेस्ट किया जाता है। और पांडे टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सीएसएफ जो होता है सीएसएफ के अंदर बच्चों क्या देखा जाता है? जो प्रोटीन है कितना एलिवेटेड हुआ है, एलिवेटेड प्रोटीन को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? एलिवेटेड प्रोटीन लेवल जो होता है, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल को देखा जाता है। और मेनली इसके अंदर भी किसको देखा जाता है पूछ लिया आपको, तो ग्लोब्यूलिन जो होता है उस ग्लोब्यूलिन्स को देखा जाता है। किसको देखा जाता है बाल को? ग्लोब्यूलिन्स जो होता है उस ग्लोब्यूलिन्स को देखा जाता है बच्चों। आज की क्लास का डायग्नोसिस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे बालको डायग्नोसिस क्लास से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांडे टेस्ट क्या है? पांडे टेस्ट, पांडे टेस्ट क्या होता है? सीएसएफ जो होता है उसके अंदर प्रोटीन के लेवल को चेक किया जाता है। और मेनली इसके अंदर भी क्या है? ग्लोबुलिन। अरे मेनली पूछ रहे इसके अंदर भी कौन सा है? ग्लोबुलिन जो है वो ग्लोबुलिन। बात समझ में आ गई बालको? अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? मेनली इसके अंदर भी क्या है? ग्लोबुलिन जो है उस ग्लोबुलिन्स को चेक किया जाता है। क्लियर बात है? आगे बात करें, डायग्नोसिस सबके क्लियर हो गया? अरे बालको डायग्नोसिस सबके क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बात करूं मैं? अरे डायग्नोसिस क्लियर है सबके? अरे कमेंट करो, क्लियर है? ठीक है, आगे बात करें अपन। आगे है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप सभी को समझ में आ गया?
फीको ओरल रूट, अरे बाल को कौन सा फीको ओरल रूट से फैलता है, क्या कहा जाता है इसको, अरे क्या कहा जाता है, फीको ओरल रूट। क्लियर बात है। उसके बाद देखो इन्फेक्टिव मटेरियल क्या होगा, अरे इन्फेक्टिव मटेरियल क्या होगा इसके अंदर, स्टूल जो होगा वो इन्फेक्टिव मटेरियल होगा, और ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन जो होगा बच्चों वो, अरे कौन सा, ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन जो होगा वो इन्फेक्टिव मटेरियल होगा इसके अंदर बाल को। ठीक है, ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन जो होगा, और आपका जो स्टूल जो होगा वो क्या होगा इसके अंदर, इन्फेक्टिव मटेरियल जो होगा उस इन्फेक्टिव मटेरियल के अंदर आएगा। क्लियर बात है। आगे बात करें, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, इसकी कम्युनिकेबिलिटी पीरियड क्या रहती है, ठीक है, जिसके अंदर ये वायरस जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलता है, उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बच्चों। अब समझना, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें अपन, तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है 7 to 10 डेज, कितना, 7 to 10 डेज, क्या होता है 7 to 10 डेज, बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज। बात समझ में आई, आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे समझ में आई हो तो कमेंट तो करो बालकों। ठीक है, 7 to 10 डेज, कितना है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, कितना है 7 to 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज चालू होने के 7 से लेकर 10 दिन पहले और 7 से लेकर 10 दिन के बाद तक। ठीक है, क्या रहेगा ये आपका कम्युनिकेबल रहेगी डिजीज, क्या रहेगी बच्चों, कम्युनिकेबल जो है वो कम्युनिकेबल रहेगी। अरे बाल को क्लियर है आप सभी का यहाँ तक। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात देखो ट्रीटमेंट पे आ जाओ। ट्रीटमेंट के अंदर वायरल डिजीज है नॉर्मल, तो क्या करना है आपको, पहली बात तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। अरे कौन सा ट्रीटमेंट करना है, है, ठीक है। सेकंड कराना है आपको ROM, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करानी है, क्या करानी है बाल को, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवानी है, क्या करवानी है आपको, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो, सॉरी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवानी है, जिससे क्या होगा, मसल स्पाज्म नहीं होगा। ठीक है, और भी ज्यादा क्या नहीं होगा, मसल जो होगा उस मसल्स के स्पाज्म नहीं होगा। कौन करवाएगा, फिजियोथेरेपी करवाएगा। ठीक है, फिजियोथेरेपी देनी है, बात समझ में आ गई, क्या देनी है बाल को, फिजियोथेरेपी जो है फिजियोथेरेपी देनी है। क्लियर बात है। तीसरा नंबर, और क्या करवा सकते हो उसके अंदर, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवा सकते हो इफ नीडेड, अगर जरूरी है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो क्या करवा सकते हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी करवा सकते हो। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलने दो, चालवा दे जनकार उड़वा रहे। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी करवा सकते हो अगर जरूरत है तो, इफ नीडेड, इफ नीडेड। अरे बाल को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑर्थोपोडिक सॉरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो भी करवा सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, क्या होगा, बोन अगर अलाइनमेंट सही नहीं हुआ होगा तो उसका अलाइनमेंट सही किया जाएगा बोन का। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया होगा तो उसे सही किया जाएगा। अरे बाल को नींद आ गई है क्या, ये लो जलेबी खा लो, अरे बाल को लो फिर से एक बार जलेबी खा लो। क्लियर बात है, समझ में आ गई। तो ये आपका ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट आप सभी को समझ में आ गया। ट्रीटमेंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर एक बात सुन लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है सुन लो। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की कंप्लेन करता है पेशेंट तो आपको क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है उस पेशेंट को। समझ में आई? क्या बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी की कंप्लेन करता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की कंप्लेन करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की कंप्लेन करता है, तो आपको तुरंत उस पेशेंट को क्या करना है, आपको हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटलाइज करना है। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है। ठीक है, तो क्या पढ़ा इस डिजीज के अंदर अपन ने, आ जाओ फटाफट रिपीट रिवीजन कर देते हैं। हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे थे आज अपन, और कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अपन ने अभी तक दो डिजीज पढ़ ली है। पहली डिजीज अपन ने कोलेरा की बात की थी, सेकंड डिजीज अपन ने टाइफॉइड की बात की है, और थर्ड डिजीज अपन ने आज जो बात कर रहे हैं वो है पोलियो की डिजीज, है ना। पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है। और इन्फेंटाइल पैरालिसिस क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इन्फेंट के अंदर कॉमन होती है। बात समझ में आई। और इन्फेंट किसे कहते हैं, 28 दिन से लेकर 1 साल का बच्चा जो होता है क्या कहलाता है आपका, इन्फेंट कहलाता है। क्लियर बात है। उसके बाद देखना, मेन कॉज ऑफ डेथ इन पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस के अंदर मेन कॉज क्या होता है डेथ का, वो होता है, क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है पर्सन के अंदर। और कौन से पर्सन के अंदर मेन कॉज होता है डेथ का, ठीक है, और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तो और पूछोगे तो और बताओगे आप, रेबीज। अरे कौन सा बताओगे, रेबीज के अंदर भी यही सेम टू सेम होता है। क्लियर बात है। उसके बाद देखो पॉजिटिव एजेंट ऑफ द पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस का पॉजिटिव एजेंट क्या क्या रहने वाला है। अगर बात करो बच्चों पोलियोमाइलिटिस का पॉजिटिव एजेंट, तो आपको लिखना है पोलियो वायरस। अरे क्या लिखना है, पोलियो वायरस, यानी कि पोलियोमाइलिटिस कौन सी डिजीज है, एक वायरल डिजीज है। बात समझ में आएगी। कितने सीरोटाइप है इसके अंदर, 3 सीरोटाइप है, कौन कौन सा,
सीरोटाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो है वो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? एपिडेमिक पोलियोमाइलिटिस, जिसकी वजह से एपिडेमिक पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस की क्या होती है? एपिडेमिक होती है। बात समझ में आ गई? सीरोटाइप का सेकंड वाला जो है वो क्या है? इरेडिकेटेड है। अरे बालको क्या है? इरेडिकेटेड यानी कि क्या हो चुका है? उसका इन्मूलन हो चुका है, टीयर आउट बाय रूट, यानी जड़ से खत्म हो चुका है उसका। ठीक है, उसका एजेंट भी नहीं है उसका, और डिजीज रेट जो है वो भी जीरो। क्लियर बात है? सीरोटाइप थर्ड, सीरोटाइप थर्ड वाला जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज क्या करता है? आपके वीएपीपी को कॉज करता है। अलग बाल को किसको कॉज करता है? वीएपीपी, है ना, वैक्सीन डेरिवेटिव पोलियो वायरस वैक्सीन की वजह से क्या होता है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस जो है वो होता है बाल को। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? आगे बात करें, आगे किस बात की बात की थी अपन ने बोला था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए पोलियोमाइलिटिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 7 से लेकर 14 दिन। अरे कितना रहता है? 7 से लेकर 14 दिन, 3 से लेकर 35 दिन। क्लियर बात है? नेक्स्ट अपन ने बात की थी स्टेज ऑफ पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस डिजीज होती है, उसके अंदर किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी स्टेज आती है ना? तो सीरियल नंबर 4 है इसके अंदर। ठीक है, टोटल 4 स्टेज होती है। कौन सी? इनअपरेंट स्टेज, वह स्टेज जिसके अंदर किसी भी टाइप के कोई भी साइन ऑफ सिम्टम पेशेंट को दिखाई नहीं देते हैं। बात समझ में आ गई? कितने परसेंट तक इसके अंदर इन्फेक्शन के चांस रहते हैं? 95% तक। ठीक है, नो साइन ऑफ सिम्टम। क्लियर बात है? सेकंड स्टेज होती है बच्चों एबोर्टिव स्टेज। एबोर्टिव स्टेज के अंदर क्या होगा? इसे समझ लो क्या हो रहा है, उस पर्सन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस वायरस का। ठीक है, अंदर की साइड में जा रहा है कॉलोनी बना के, है ना? तो क्या होगा उसके अंदर? जीआई सिस्टम के से रिलेटेड क्या आएंगे बच्चों? साइन ऑफ सिम्टम आएंगे। और इन्फेक्शन की रेट कितनी रहने वाली है यहाँ पे? 4 से लेकर 8% तक। उसके बाद है नॉन पैरालिटिक स्टेज। नॉन पैरालिटिक स्टेज के अंदर किसी भी टाइप का कोई पैरालिसिस नहीं हो रहा पर्सन के अंदर। कितना है? इन्फेक्शन के चांस कितना रहता है? 1%। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? पैरालिसिस तो नहीं होगा, बट क्या होगा उस पर्सन के अंदर? असेप्टिक टाइप का मेनिंजाइटिस जो है वो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। क्लियर बात है? और पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस स्टेज जो होती है जिसके अंदर क्या होगा? पर्सन के अंदर पैरालिसिस होगा। और कितने केसेस के अंदर देखने को मिलता है इसकी? लेस देन 1% केसेस के अंदर ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बात है यहाँ तक? क्लियर है? पैथोफिजियोलॉजी सबके क्लियर है आप सभी के? अरे पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या हुआ? पोलियो वायरस जो है वो कहाँ चला गया? आपके सीधे इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन के अंदर CD144 और CD155 सेल्स है। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ? बाइंड हुआ, मल्टीप्लिकेशन किया, वहां उसने कॉलोनी बनाई, कॉलोनी बना के फाइनली कहाँ चला गया? वो ब्लड के अंदर चला गया। और ब्लड के अंदर चला गया क्या कहेंगे इसे? वायरिमिया कहेंगे। वायरस अगर ब्लड के अंदर जा रहा है, ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको भी इफेक्ट कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर ब्रेन को अफेक्ट करेगा, क्या कहेंगे इसको? बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा, इसे क्या कहेंगे अपन? स्पाइनल पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। ठीक है, अगर दोनों अफेक्ट होते हैं बच्चों, अगर दोनों अफेक्ट होते हैं, क्या कहेंगे इसको? स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस कहेंगे। अरे बाल को क्या कहेंगे इसे अपन? स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस जो है वो कहा जाएगा। क्लियर बात है? समझ में आ गई यहाँ तक? क्या कहेंगे इसको अपन? स्पाइनो बल्बर पोलियोमाइलिटिस जो है वो कहा जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, कॉलोनी का बना रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, एब्डोमेन के अंदर डिस्टर्बेंस होगा। और क्या होगा? एब्डोमिनल का डिस्टेंशन होगा, यानी कि पेट फूल जाएगा उस पर्सन का। और जीआईटी से रिलेटेड डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हो, सीएसएफ एग्जामिनेशन करवा सकते हो, थ्रोट एग्जामिनेशन करवा सकते हो, ब्लड एग्जामिनेशन करवा सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज थी इसके अंदर? अरे पांडे टेस्ट। क्या है? पांडे टेस्ट इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर जो सीएसएफ है, सीएसएफ के अंदर क्या है? एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोटीन जो होता है उसको देखा जाता है। और इसके अंदर भी किसको देखा जाएगा? मेनली जो आपका ग्लोबिन्स जो है उस ग्लोबिन्स के लेवल को चेक किया जाएगा। क्लियर बात है? डायग्नोसिस के बाद अपन ने पढ़ा था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से फैलता है। तो आप कौन सा मलीय मुखीय दार से फैलता है? बात समझ में आएगी? फिको और से फैलता है। और इन्फेक्टिव मटेरियल क्या होता है उसका? पर्सन का स्टूल, जो स्टूल ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन जो होता है वो वाला। क्लियर बात है? उसके बाद क्या बताया पढ़ा अपन ने? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, कम्युनिकेबिलिटी यानी कि वह पीरियड जिसके अंदर जो एक अफेक्टेड पर्सन जो होता है, अरे जो अफेक्टेड पर्सन जो होता है वो नॉन अफेक्टेड पर्सन को क्या करता है? लगातार तौर पे क्या होता है? डिजीज जो होता है डिजीज को स्प्रेड करता है। बात समझ में आएगी? उसे क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, वो कितना होता है? 7 to 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज चालू होने से पूर्व, हाँ, 7 से लेकर 10 दिन पहले, और डिजीज चालू होने के बाद 7 से लेकर 10 दिन बाद तक। ठीक है, ऑनसेट ऑफ साइन ऑफ सिम्टम या ऑनसेट ऑफ डिजीज। ठीक है, क्लियर बात है? उसके बाद देखो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट पढ़ा था, ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने बोला सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्योंकि क्या है? एक वायरल डिजीज है। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा सकते हो। ठीक है, फिजियोथेरेपी दे सकते हो इस पेशेंट को। और ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवा सकते हो अगर नीडेड है तो। ठीक है, और पेशेंट के अंदर अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को क्या करना है? तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करना है। ध्यान रखना, हॉस्पिटलाइज्ड करना है। बात समझ में आ गई? क्या करना है उसको? हॉस्पिटलाइज्ड जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड
करना है। और लास्ट में क्या खाई थी सभी ने? जलेबी जो है वो जलेबी खाई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या खाई थी? जलेबी जो है वो जलेबी खाई थी। जलेबी। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या खाई थी लास्ट में? जलेबी जो है जलेबी खाई थी बाल को। अगर बात समझ में आ गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें फटाफट। क्लियर बात है? और नेक्स्ट क्लास के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सारी नोटिफिकेशन जो है बच्चों